हाय फ्रेंड्स, आज हम प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश का थर्ड पार्ट कर रहे हैं और इस थर्ड पार्ट के अंदर हमें इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं कि किस प्रकार से प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहले हम वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस होने के बाद में हम इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, आप देखिए, समझिए इसको क्वेश्चन को कि अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, की किस प्रिंसिपल के अनुसार, किस सिद्धांत के अनुसार टीचिंग ओनली एक्सपोजर, टीचिंग केवल एक्सपोज है, एक्सपोज का मतलब उजागर करना होता है, टीचिंग केवल उजागर करती है, इज इनसफिशिएंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्तता दिखाती है लैंग्वेज टीचिंग के अंदर, टीचिंग को मतलब लैंग्वेज को पढ़ाने में अपर्याप्तता दिखाती है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिससे हमें यह पता चलता है कि टीचिंग केवल एक्सपोजर है, टीचिंग ओनली एक्सपोजर, टीचिंग केवल एक्सपोजर है? तो वो हमें पता चलता है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनपुट। प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनपुट। आपको इन क्वेश्चंस को एक एक करके नोट डाउन करना है और याद करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इनपुट से हमारा ये आंसर हो जाएगा और ये सब ऑथेंटिक आंसर है, किसी ऑथेंटिक बुक से ही मैंने लिए हैं। तो देखिए, काफ़ी स्टडी करने के बाद में ये क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ। हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, की मोटिवेशन का जो प्रिंसिपल है, मोटिवेशन वाला प्रिंसिपल हमने पढ़ा है। मोटिवेशन वाला प्रिंसिपल किसने इसको उजागर किया, मतलब किसने दिया है? तो ये प्रिंसिपल देने वाले थे स्किनर साहब। कि हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, की प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन किसने दिया? तो ये स्किनर ने दिया है। तो आप ध्यान रखेंगे स्किनर का नाम। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, कोई हर्बर्ट वैज्ञानिक हुए हैं, सिद्धांतकार हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट ग्रामर शुड बी टॉट, ग्रामर को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए? हर्बर्ट के अकॉर्डिंग। हर्बर्ट के अकॉर्डिंग हमें जब ग्रामर बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमें ग्रामर किस तरीके से पढ़ानी चाहिए? तो हमें ग्रामर पढ़ानी चाहिए इंडक्टिव टू डिडक्टिव। ये हमने पढ़ा है, जब हमने इसकी थियरी पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड के अकॉर्डिंग हमें ग्रामर पढ़ानी चाहिए। वैसे पढ़ाने वाला कैसा भी पढ़ा सकता है, डिडक्टिव टू इंडक्टिव भी पढ़ा सकता है, इंडक्टिव टू डिडक्टिव भी पढ़ा सकता है। अब ये इंडक्टिव डिडक्टिव क्या है? इंडक्टिव का मतलब कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल दो और एग्जाम्पल देने के बाद में उसका रूल बताओ। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन लिखने के बाद में उसको एक्सप्लेन करो, उसके रूल्स बताओ। ये मेथड्स है हर्बर्ट ग्रामर के द्वारा, हर्बर्ट के द्वारा ग्रामर पढ़ाने का ये एक प्रिंसिपल है कि इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाओ। अगला क्वेश्चन है कि डैश इज बेस्ड, मतलब कोई चीज़ है जो बेस्ट है, निर्भर करती है ऑन द थॉट, विचारों पर, दैट द होल सिस्टम ऑफ द लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज का पूरा जो सिस्टम है, कैन नॉट बी टॉट इन स्मॉल पीरियड, मतलब एक छोटे से पीरियड के अंदर, एक छोटे से समय अवधि के दौरान एक पूरी चीज़ आपको पढ़ानी होती है वो नहीं पढ़ा सकते। तो वो कौन सी चीज़ है इसके अकॉर्डिंग आप पूरा पढ़ा नहीं सकते? मतलब आपको कौन सी चीज़ का यूज करना होगा जिससे आप इस मतलब जो आप टीचिंग करवा रहे हैं बच्चों को, जो आप लर्निंग करवा रहे हैं, जो बच्चों को आप सिखा रहे हैं, वो कैसे सिखाएं। तो देखो, हमने पहले एक जगह पढ़ रखा है कि कभी भी आप फॉरेन लैंग्वेज को एक साथ एक छोटे से पीरियड में नहीं पढ़ा सकते हैं, आपको उसमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द थॉट। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ द सिलेक्शन जो है इज द बेस्ड ऑन द थॉट, वो थॉट पर निर्भर करती है कि द होल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी टॉट इन ए स्मॉल पीरियड। एक छोटे से पीरियड के दौरान, एक छोटी सी समय अवधि के दौरान आप बच्चों को पूरी इंग्लिश या पूरी फॉरेन लैंग्वेज नहीं सिखा सकते। आपको प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का यूज करना ही पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको सिलेक्ट करके पढ़ानी ही पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड नॉट बी सिलेक्टेड, कि अकॉर्डिंग टू विच, की कौन सा है जिसमें टीचिंग जो मैटर है शुड नॉट बी सिलेक्टेड, जिसमें टीचिंग मैटर सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा मतलब चैप्टर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो? वो है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन को आप सिलेक्ट करके नहीं पढ़ा सकते, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू विच टीचिंग मैटर शुड बी सिलेक्टेड, अकॉर्डिंग टू विच, किसके अनुसार,
टीचिंग मैटर शुड बी सिलेक्टेड, टीचिंग मैटर को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर, तो वो वाले पॉइंट कौन कौन से थे जिसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ता था, आपको पता है वो कौन कौन से पॉइंट थे? वो थी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो, रेंज के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो, और अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करो। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर हमने पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी, रेंज और अवेलेबिलिटी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और है 6 पॉइंट थे, ये इनका हमें फोकस करना है, ध्यान रखना है। तो फ्रीक्वेंसी, रेंज, अवेलेबिलिटी, कवरेज, ऐसा हमने पढ़ रखा था। आगे है 7th नंबर का क्वेश्चन कि टेल्स डैश डैश डैश, यहाँ पर कोई आंसर होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो बताती है द नंबर ऑफ सिचुएशन, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो नंबर ऑफ सिचुएशंस की बात करती है। इन विच अ वर्ड कैन बी यूज, मतलब एक शब्द को नंबर ऑफ सिचुएशंस में यूज किया जाता है। ये भी आपका पॉइंट है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप नंबर ऑफ सिचुएशंस के अंदर, एक शब्द को नंबर ऑफ सिचुएशंस के अंदर यूज कर सकते हैं, और वो चीज़ थी रेंज। कि रेंज टेल्स, रेंज हमें बताती है द नंबर ऑफ सिचुएशन। रेंज का आप ध्यान रखेंगे, 2 वर्ड थे, एक तो कवरेज हमने पढ़ा है और एक रेंज हमने पढ़ा है। तो वो वाली बात ही यहां पर की जा रही कि रेंज हमें बताती है नंबर ऑफ सिचुएशन, कि आपने कितने सिचुएशंस के अंदर उसी शब्द को यूज किया है। टीचर शुड सिलेक्ट वर्ड्स, टीचर को वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए विद मोर डैश फॉर टीचिंग, टीचिंग करवाने के लिए, टीचिंग मतलब अध्ययन करवाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए एक अध्यापक को मतलब वर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? रेंज के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर ऑफ सिचुएशंस में आप उसी शब्द को यूज कर सके। तो टीचर शुड सिलेक्ट वर्ड्स विद मोर रेंज फॉर टीचिंग, ये याद ही करना पड़ेगा आपको, कुछ समझना है, कुछ याद करना है। अपन प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपको ये समझना ही है, नहीं, आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा। कुछ जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उसको आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल बात है। बाकी बहुत से लोग बहुत सी बातें कहते हैं, आई डोंट नो। 9 नंबर का क्वेश्चन है वर्ड्स शुड बी सिलेक्टेड टू टीच, कैसे शब्दों का यूज करना चाहिए आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये बताओ। बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको कौन से शब्दों का यूज करना चाहिए? आपको इजी शब्दों का यूज करना चाहिए, आपको यूजफुल वर्ड्स का यूज करना चाहिए। तो यूजफुल वर्ड्स का आपको यूज करना चाहिए। वर्ड्स विद मोर, की वर्ड्स मतलब शब्द विद मोर, कौन सा मोर अभी अभी पता नहीं। कैपेसिटी शुड बी सिलेक्टेड टू टीच, मतलब कौन से शब्द ऐसे यूज करने चाहिए, मतलब वर्ड्स विद मोर, ऐसे कौन से शब्द आपको यूज करने चाहिए जिसमें कैपेसिटी शुड बी सिलेक्टेड टू टीच, मतलब जिसमें आपको सिलेक्ट करनी चाहिए वो शब्द कैसे होने चाहिए? वो कवरेज वाले शब्द होने चाहिए, कि वर्ड्स विद मोर कवरिंग, ऐसे शब्दों का यूज करो जो मोर कवरिंग हो, मोर कवरिंग कैपेसिटी, बहुत सारे शब्दों की मतलब बहुत सारे चीज़ों को मतलब बहुत सारी कैपेसिटी वो यूज करे, ऐसे शब्दों को शुड बी सिलेक्टेड, शुड बी सिलेक्टेड मतलब सिलेक्ट किया जाना चाहिए। ए वर्ड कैन डिस्प्ले हाउ मेनी वर्ड्स, एक शब्द बहुत सारे शब्दों को डिस्प्ले कर देता है, वो किस में आता है? देखो, एक तो नंबर ऑफ सिचुएशंस था, वो तो हमने रेंज में पढ़ा, नंबर ऑफ सिचुएशन, ए नंबर ऑफ सिचुएशन रेंज में था। लेकिन एक ऐसा शब्द जो बहुत सारी चीज़ों में डिस्प्ले हो, ए वर्ड कैन डिस्प्ले, एक शब्द डिस्प्ले कर सकता है हाउ मेनी वर्ड्स, कितने सारे शब्द, बहुत सारे शब्द, कम इन किस में आते हैं? कवरेज के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इज अफेक्टेड, जो प्रभावित होती है बाय वर्ड्स, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो शब्दों से प्रभावित होती है? टीच एबिलिटी, मतलब शब्दों से प्रभावित होने वाली चीज़ कौन सी है? टीच एबिलिटी। अगर आपके शब्द अच्छे होंगे तो आपकी टीच की जो एबिलिटी होगी वो अच्छी होगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। टीच एबिलिटी इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स, टीच एबिलिटी इज अफेक्टेड बाय वर्ड्स, आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू ब्लैंक थिंग्स शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू डैश थिंग्स, मतलब किसके अनुसार चीजें शुड बी टॉट पढ़ाई जानी चाहिए कंसिडरिंग एज ऑफ स्टूडेंट इन प्रिंसिपल, मतलब ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें आपको बच्चों की जो एज उसको कंसिडर करना है, बच्चों की एज को आपको सोचना है। तो अकॉर्डिंग टू लर्न एबिलिटी, लर्न एबिलिटी का मतलब सीखने वाले की एबिलिटी के अनुसार आपको जो थिंग्स होती है उसको पढ़ाना चाहिए। सीखने वाले बच्चों की एज के अनुसार, मतलब जो सीखने वाले बच्चे हैं, जो लर्नर्स है, उनकी एज को कंसिडर करते हुए, उनकी मतलब समय, जो उनकी जो एज है, जो उम्र है, उसको सोचते हुए एक व्यक्ति को, मतलब एक टीचर को अपने शब्दों का चूज करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 14th नंबर का कि देयर आर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। मुझे आप ये बताओ प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर कितने पॉइंट थे?
प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के अंदर कितने पॉइंट थे, आप मुझे इसके बारे में बताओ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि देयर आर, हमें बताया जाता है, एक मिनट, ये इसको मैं कैंसिल करूँ, हाँ, देयर आर सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शंस, कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शंस के कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। और वो कौन कौन से पॉइंट है आपकी स्क्रीन पे दिख जाएंगे अभी। 6 कौन कौन से पॉइंट थे? फ्रीक्वेंसी की हमने बात करी, अवेलेबिलिटी की हमने बात करी, रेंज की हमने बात करी, कवरेज की बात हमने करी, लर्नेबिलिटी और टीचेबिलिटी, इन शब्दों की हमने बात करी है। तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन के 6 पार्ट है, फ्रीक्वेंसी, अवेलेबिलिटी, रेंज, कवरेज, लर्नेबिलिटी और टीचेबिलिटी, इन शब्दों की हमने बात करी। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, जो लिखा हुआ है 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन मतलब हमने पढ़े हैं अभी अभी 6 प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। फोर्स ऑन सिलेक्शन ऑफ, किसके ऊपर ज्यादा, वो जो 6 के 6 पॉइंट थे, रेंज वाले, कवरेज, लर्नेबिलिटी, टीचेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी, जो 6 पॉइंट थे, ये जो 6 प्रिंसिपल्स है सिलेक्शन वाले, ये सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोर्स करते हैं? ये सबसे ज्यादा फोर्स करते हैं यूजफुल मटेरियल पर, कि आपको जो भी चूज करना है वो यूजफुल होना चाहिए। कुल मिलाकर यूजफुल मटेरियल आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है कि द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन, अब ग्रेडेशन वाले क्वेश्चंस की बात करें, द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज टू मेक द मैटर। जो ग्रेडेशन होता है, जैसे सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद में आपने जो मैटर सिलेक्ट किया है उस मैटर को आपको ग्रेडिंग करनी है, उस मैटर को आपको ऑर्डरिंग करनी है, उस मैटर को आपको एकदम क्रम में जमाना है। तो ये जो क्रम में जमाना होता है, ये ग्रेडेशन जो होती है, ये एक टीचर को क्या फील करवाती है? ईजीनेस फील करवाती है, एक लर्नर को ईजीनेस फील करवाती है कि द मीनिंग ऑफ ग्रेडेशन इज टू मेक द मैटर ईजी, आपको मैटर इससे ईजी लगने लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि देयर आर कितने टाइप्स है प्रिंसिपल के ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन की जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन में कितने टाइप है? ग्रेडेशन तो जैसे हमने पढ़ा, सिलेक्शन में हमने 6 पॉइंट पढ़े, तो ग्रेडेशन में कितने पॉइंट है? ग्रेडेशन में 2 पॉइंट है। देयर आर 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। ग्रेडेशन 2 प्रकार का होता है, एक तो सीक्वेंस वाला ग्रेडेशन होता है, एक ग्रुप वाला ग्रेडेशन होता है। ये ध्यान रखना है आपको, सीक्वेंस की ग्रुपिंग होती है और क्या नाम, ग्रुपिंग की ग्रुपिंग होती है, ग्रेडेशन होती है। सीक्वेंस ग्रेडिंग और ग्रुपिंग ग्रेडिंग। तो मैं आपको इसको लिख के बता दूं तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें लिखा हुआ है सीक्वेंस, GRADATION, सीक्वेंस ग्रेडेशन, और ग्रुपिंग GRADATION, ग्रुपिंग ग्रेडेशन। ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। लिखा हुआ है कि इन प्रिंसिपल ऑफ, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें इज डन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ साउंड, जिसमें साउंड के ऊपर बात की जाती है, जिसमें सिचुएशन के ऊपर बात की जाती है, जिसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की जाती है। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें साउंड, सिचुएशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात की जाती है? तो आपको पता है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन या प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग के अंदर हम ये बात करते हैं, हम ऐसे ऐसे ग्रुप बनाते हैं जिसमें साउंड का ग्रुप अलग करते हैं, सिचुएशन का ग्रुप अलग करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का ग्रुप अलग करते हैं। तो इन प्रिंसिपल ऑफ ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेस ऑफ साउंड, सिचुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ मटीरियल। आपको विशेष ध्यान रखना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हेन द मैटर इज ग्रुप्ड, जब मैटर को आपने ग्रुप कर लिया, जब मैटर को आपने ऑर्डर में जमा लिया ऑन द बेस ऑफ साउंड, साउंड के बेस पर, तो इट इज कॉल्ड, साउंड वाला जो मैटर होता है उसको कौन से ग्रुप के अंदर माना जाता है, कौन से ग्रुप के अंदर लिखा जाता है? जैसे हम पढ़ते हैं ग्रेडेशन के अंदर 2 पॉइंट हमने पढ़े, एक तो ग्रुपिंग करना और एक सीक्वेंस में जमाना। तो ग्रुपिंग के अंदर भी बहुत सारे ग्रुप होते हैं, उनकी बात हम एक एक की अभी करेंगे। तो साउंड वाला जो ग्रुप होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जब हमने पढ़ा था तो हमने एक वर्ड पढ़ा था फोनेटिक ग्रुपिंग। तो फोनेटिक ग्रुपिंग के अंदर कौन से वर्ड्स आते हैं? साउंड वाले शब्दों की बात की जाती है। नाउ ऐसा ही क्वेश्चन और अपन बात करेंगे। When the words are grouped on the base of situation, it is called, जब आपने शब्दों को ग्रुप कर लिया और सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल लिया, तो जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने शब्दों को यूज कराया, शब्दों का एक ग्रुप बनाया, उस सिचुएशन वाले शब्दों के ग्रुप को आपको किस ग्रुप में बांटना होता है? वो ग्रुप होता है लेक्सिकल ग्रुपिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर किसकी बात की जाती है? बेस ऑफ सिचुएशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिचुएशन की बात की जाएगी तो
लेक्सिकल ग्रुपिंग आएगी। सिचुएशन की बात की जाएगी तो लेक्सिकल ग्रुपिंग की हमें बात करनी है। लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर हमने जब थियरी पढ़ा था तो कौन कौन से शब्दों को पढ़ा था? जैसे हमने पढ़ा था फादर, मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा। दीज वर्ड्स आर ग्रुप्ड अराउंड फैमिली। ये सारे के सारे शब्द किसको ग्रुप कर रहे हैं? ये सारे के सारे शब्द सिचुएशन को ग्रुप कर रहे हैं जो कि फैमिली है। तो आपको ये ध्यान रखना है लेक्सिकल ग्रुपिंग किस में आता है? लेक्सिकल ग्रुपिंग बेस ऑफ सिचुएशन, बेस ऑफ सिचुएशन, बेस ऑफ सिचुएशन। लेक्सिकल ग्रुपिंग किस में आ रहा है? बेस ऑफ सिचुएशन। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन द वर्ड्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेस ऑफ मीनिंग। जब मीनिंग के अकॉर्डिंग बात की जाती है, देखो साउंड के अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो फनेटिक ग्रुपिंग हमने करा है, और इसके बाद में सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो लेक्सिकल ग्रुपिंग की हमने बात करी है। अब हम कर रहे हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग बात की जाएगी तो हमें कौन से ग्रुप का ध्यान रखना है? हमें सिमेंटिक ग्रुपिंग का ध्यान रखना है। विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको सिचुएशन की बात करनी होगी तो लेक्सिकल ग्रुपिंग, और जब आपको मीनिंग की बात करनी होगी तो सिमेंटिक ग्रुपिंग। ठीक है, सिमेंटिक ग्रुपिंग की बात हमें करनी है। जैसे पेन, पेपर, पेंसिल, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक्स, बाइसिकल, रिक्शा, कार, तांगा, ट्रेन, एरोप्लेन एटसेट्रा। तो ये जो क्वेश्चंस थे इसके अंदर यही है कि मीनिंग के अकॉर्डिंग बात किए जाने वाले शब्द सिमेंटिक ग्रुपिंग के अंदर आएंगे, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात की जाने वाले शब्द लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर आएंगे, और साउंड के अकॉर्डिंग बात की जाने वाले वर्ड्स फनेटिक ग्रुपिंग के अंदर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, when the words are grouped on the base of sentence structure। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की जाए या ग्रामर स्ट्रक्चर्स की बात की जाए तब कौन सा ग्रुप आता है? तब ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आता है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट, और छोटे छोटे आंसर्स है ये, इनको फोकस करना है कि जब सेंटेंस ग्रुपिंग की बात की जाएगी तो कौन सा ग्रुप होगा? वो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग के अंदर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंस इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा मतलब प्रिंसिपल है, ऐसा कौन सा ग्रुप है जो स्ट्रक्चर के अंदर आता है? स्ट्रक्चर के अंदर तो या तो स्ट्रक्चर ग्रुपिंग आता है या ग्रामेटिकल ग्रुपिंग आता है। तो ग्रामेटिकल ग्रुपिंग इसमें दिया हुआ था, हमारा आंसर सही है। अब हमें बताना है टेल्स। बताओ ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो बताता है अबाउट द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस के बारे में बताता है ऑफ ग्रुप्ड मैटर टू बी टोल्ड, कि जब आपको सीक्वेंस के बारे में बताना होता है तो वो कौन सा ग्रुप होता है? सीधी सीधी सी बात है, वो प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग ग्रुप होगा। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंसिंग टेल्स हमें बताता है अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ग्रुप। जो सीक्वेंस के बारे में बताया वो सीक्वेंसिंग ग्रुपिंग हो गया। जो वर्ड्स के बारे में, जो साउंड्स के बारे में बताया वो फनेटिक ग्रुपिंग हो गया। जो मीनिंग के बारे में बताया वो हमें अपना कौन सा ग्रुप हो गया? मीनिंग के बारे में बताने वाला, सिचुएशन के बारे में बताने वाला लेक्सिकल ग्रुपिंग हो गया, और मीनिंग की बताने वाला कौन सा ग्रुपिंग हो गया? मीनिंग बताने वाला, देखिए एक बार दोबारा, मीनिंग की बताने वाला ग्रुपिंग हो गया सिमेंटिक ग्रुपिंग। ध्यान रखना, मीनिंग बताने वाला सिमेंटिक ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, ग्रामर बताने वाला ग्रामेटिकल ग्रुपिंग हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 कि सीक्वेंस इज रिलेटेड टू विच वर्ड्स फॉलोज होम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सीक्वेंस इज रिलेटेड, कौन सी सीक्वेंस रिलेटेड होती है टू इट? इट किससे? विच वर्ड फॉलोज हुम, कि कौन सा शब्द किसको फॉलो करता है, कौन सा शब्द किसको फॉलो करता है। तो वो शब्द आते हैं लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर। लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। जैसे लेक्सिकल ग्रुपिंग हमने सिचुएशन की बात की थी, जिसमें सिचुएशन वाले वर्ड्स आते हैं, वो लेक्सिकल ग्रुपिंग होता है। और मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको भी याद हो जाए और मुझे भी याद हो जाए, क्योंकि अपन सब लर्नर्स है और हमें याद करना है। आपको भी एग्जाम देनी है और मुझे आपको पढ़ाना है। सेंटेंस इज रिलेटेड टू इट, मतलब कौन सा सीक्वेंस ऐसा है जो रिलेटेड करता है इट इससे, किससे? कि विच वर्ड फॉलोज होम, कि कौन सा शब्द कौन से के बाद में आएगा, ये हमें लेक्सिकल ग्रुपिंग के अंदर पता चलता है। आगे सेंटेंस इज डन अकॉर्डिंग टू मीनिंग, जिसमें मीनिंग की बात की जाती है वही बातें रिपीट हो रही है। जिसमें सिचुएशन की बात की जाती है वो लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है, और जिसमें मीनिंग की बात की जाती है वो सिमेंटिक ग्रुपिंग होती है। What is the correct way of introducing a lesson, कि ऐसा कौन सा वे है, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जो सबसे अच्छा प्रिंसिपल माना जाता है इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन। अगर आपको कोई लेसन इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट्स को तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? सीधी सीधी सी बात है, वो प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है किसी भी चैप्टर को, किसी भी पॉइंट को, तो वो कौन से ग्रुप में, कौन से प्रिंसिपल में आएगा? वो आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन।
इन प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल में प्रिपेयर किया जाता है सूटेबल एटमॉस्फेयर इन क्लासरूम इज फोर्स्ड, मतलब सूटेबल एटमॉस्फेयर आपको प्रिपेयर करना होता है, सूटेबल एटमॉस्फेयर मतलब आपको जब पढ़ाना होता है तो आपका वातावरण आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये कौन से प्रिंसिपल में आता है, ये सिचुएशन वाले प्रिंसिपल में आएगा, ठीक है, सूटेबल एटमॉस्फेयर वाले प्रिंसिपल में आएगा। तो सीधी सी बात है, आपको प्रेजेंट करना है, तो प्रेजेंटेशन वाले ग्रुप के अंदर, प्रेजेंटेशन वाले प्रिंसिपल के अंदर आपको इसकी बात करनी है। नाउ 29 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन वाला जो प्रिंसिपल है, एम्फासाइज, वो जोर लगाता है ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। प्रेजेंटेशन के अंदर मॉडल रीडिंग की जाती है। मॉडल रीडिंग कैसे कि आपका जो आप टीचर है, आप जो पढ़ाने वाले हैं, आप जो टीचर हैं, तो आपको देखकर ही बच्चा सीखता है। तो आपने अपने आप को दिखाया, आपने किसी मॉडल को दिखाया, आपने किसी निर्जीव चीज का मॉडल है वो आपने दिखाया, तो बच्चा उसको देखेगा, मतलब आप प्रेजेंट करोगे उस मॉडल को तभी तो वो देखेगा, तो इसे प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज फोकस्ड इन प्रिंसिपल। प्रोनाउंसिएशन वाली जो ड्रिल है, प्रोनाउंसिएशन वाली जो ड्रिल है, वो किसके अंदर, कौन से प्रिंसिपल में आती है प्रोनाउंसिएशन की। तो देखो, आप प्रोनाउंसिएशन कौन करेगा, टीचर करेगा। जब टीचर बोलेगा तो बच्चा उसको सुनेगा, बच्चा उसको सुनेगा। तो बोलने वाली जो प्रोसेस है, प्रोनाउंसिएशन वाली जो प्रोसेस है, तो टीचर वहां प्रेजेंट होकर ही तो बोलेगा। तो सीधा सा पॉइंट इसके अंदर आ रहा है प्रेजेंटेशन का, कि प्रिंसिपल प्रोनाउंसिएशन ड्रिल इज फोकस्ड। प्रोनाउंसिएशन जो ड्रिल है वो फोकस की जाती है प्रेजेंटेशन के प्रिंसिपल के ऊपर। नाउ 31 लाउड रीडिंग, जोर जोर से रीडिंग करना बाय स्टूडेंट के द्वारा एम्फासाइज किया जाता है, कि भैया बच्चों को कहा जाता है बच्चों जोर जोर से पढ़ो। ये कौन से प्रिंसिपल में कहा जाता है, ये प्रेजेंटेशन, सब प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। जहां पर भी व्यक्ति अगर प्रेजेंट हो रहा है तो प्रेजेंटेशन के अंदर ही आएगा। कोरल रीडिंग, अब ये कोरल रीडिंग भी वही बोलने की बात हो रही है, एक साथ जैसे पर बोलते हैं कैसे कबूतर, ए फॉर एप्पल, वो कोरल रीडिंग। कोरल रीडिंग के अंदर बाय स्टूडेंट्स के द्वारा जो की जाती है कोरल रीडिंग, ये फोर्स की जाती है कौन से प्रिंसिपल में, ये प्रेजेंटेशन के अंदर फोर्स की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस पूछना, टू आस्किंग क्वेश्चन रिलेशन टू लेसन, जो लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इज फोकस्ड, कौन से प्रिंसिपल के अंदर फोकस किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछना है ना, उसका लेसन से रिलेटेड आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो ये सीधी सी बात है, ये प्रेजेंटेशन के अंदर किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको वो सारे पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, मोटे मोटे 3 हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद 4 है, सबसे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद हमने उसको ग्रेड करा, ग्रेडिंग के बाद में हमने प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद हमने टेस्ट लिया। तो ये 4 जो पॉइंट हैं, इन चारों पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। इन्हीं के क्वेश्चन हम बार बार ला रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन भी लाएंगे, देखना, अभी देखते रहो। 34 क्वेश्चन, अभी हमें 200+ क्वेश्चन करने हैं। तो ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजीली, देखो ये एटमॉस्फेयर वाला क्वेश्चन आ गया, अपना एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन आ गया कि ए चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग, एक जो बच्चा होता है अपनी मदर टंग सीख जाता है आसानी से। क्यों आसानी से, कैसे सीख जाता है, क्यों सीख जाता है, मतलब उसका कारण बताओ। क्योंकि देयर इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली फॉर लर्निंग, कि भैया उस चीज को सिखाने के लिए उसके पास में नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। माँ भी उसी भाषा में बोलते हैं, बोलती है, पिताजी भी उसी भाषा में बोलते हैं, फैमिली वाले भी उसी भाषा में बोलते हैं, उसका एटमॉस्फेयर भी उसी भाषा को होता है, तो बच्चा आसानी से उसको सीखता है, यही मदर टंग है। ठीक है, तो नाउ 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। अगर आपको इंग्लिश सिखानी है, नेचुरल एनवायरनमेंट कैन बी प्रोवाइडेड, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए। देखो इंग्लिश सिखानी है तो नेचुरल एनवायरनमेंट हम कैसे बनाए, भाई हम हिंदी भाषी है, हम हिंदी भाषी है और हम टीचर बनने जा रहे हैं और हमें बच्चों को पढ़ाना है। तो हम उन बच्चों को, जो सामने वाले बच्चे आएंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो मारवाड़ी मीडियम के बच्चे हैं, जो क्षेत्रीय भाषा के बच्चे हैं, उनको हम फॉरेन लैंग्वेज मतलब इंग्लिश कैसे सिखाएंगे, उनके लिए हमें नेचुरल एनवायरनमेंट पैदा करना पड़ेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट उन बच्चों को देना पड़ेगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हम कैसे बनाएंगे, उनके लिए डिजिटल क्लासेस करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे हम बच्चों के साथ में उनको एनवायरनमेंट देंगे, उनको देंगे हम बाय टॉकिंग टू स्टूडेंट्स इन इंग्लिश इन द क्लास एंड इन द प्लेग्राउंड। आप बच्चों से खेल के मैदान में इंग्लिश में बात करो, आप बच्चों से कक्षा में इंग्लिश में बात करो, आप बच्चों से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछो, आप बच्चों को फोर्स करो कि बेटा इंग्लिश में ही बोल। ये नेचुरल एनवायरनमेंट होता है जिससे बच्चा सीख जाता है। नाउ 36 नंबर क्वेश्चन, फॉर लर्निंग इंग्लिश प्यूपिल्स
लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए जो प्यूपिल्स होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, शुड फॉर्मुलेट, बच्चों को फॉर्मुलेट करना चाहिए द हैबिट। कौन कौन सी हैबिट उनको फॉर्मुलेट करनी चाहिए, फॉर्म करना चाहिए, कौन कौन सी हैबिट उनको डेवलप करनी चाहिए। सीधी सीधी सी बात यह है, डेवलप करनी चाहिए। बच्चों को कौन सी हैबिट डेवलप करनी चाहिए ताकि वो इंग्लिश सीख सके। बच्चों को फोकस करना चाहिए गोइंग टू लाइब्रेरी एंड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर। बच्चों को लाइब्रेरी जाना चाहिए, और लाइब्रेरी भी कौन सी, जहां पे जाके वो इंग्लिश पढ़ सके, वो वाली लाइब्रेरी में उनको जाना चाहिए। न्यूज़पेपर भी पढ़ना चाहिए, तो उनको इंग्लिश का न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाना चाहिए। उनको सिखाना चाहिए कि बेटा ये वर्ड है, एक एक वर्ड पढ़ाओ, एकदम से बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाएगा, एक एक शब्द पे फोकस करो। तो गोइंग टू लाइब्रेरी, बच्चा लाइब्रेरी जाए और न्यूज़पेपर की रीडिंग करे। नाउ 37 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जनरली, सामान्य रूप से, ए पर्सन, एक जो व्यक्ति होता है, हैज एन इनर डिजायर, एक व्यक्ति में जो आंतरिक इच्छा होती है ना, वो किस भाषा की सीखने की होती है। तो सीधी सी बात है, जैसा माँ बोलेगी ना वैसा ही बच्चा बोलेगा, क्योंकि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, और माँ जैसे 9 महीने जैसे बच्चे का मतलब रूप ग्रहण, मतलब जो रूप बनता है 9 महीने तक, तो वो बच्चा उस भाषा को सीखता रहता है उस गर्भ के अंदर। तो माँ जैसी बोलेगी वैसा बच्चा बोलेगा। तो इसमें बात की जा रही है मदर टंग की। टू लर्न इज मदर टंग, बच्चे की सबसे ज्यादा इनर डिजायर होती है मदर टंग सीखने की। बच्चा मदर टंग ही सीखता है सबसे पहले। मदर जिस टंग में बात करेगी, बच्चा भी उसी टंग में बात करेगा। नाउ 38 इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब, इंसेंटिव मतलब आंतरिक टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड। भैया आंतरिक वो कौन कौन सी चीजें हैं जिससे बच्चा सीखता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। इंसेंटिव टेक्निक्स, एक एक्सटर्नल टेक्निक्स की बात हमने की थी लैंग्वेज टीचिंग की। लैंग्वेज टीचिंग में कौन कौन से इंसेंटिव टेक्निक्स आते हैं, तो वो टेक्निक्स आते हैं रिवॉर्ड्स, प्रेजेस, ग्रेड्स, कॉम्पिटिशंस एंड पनिशमेंट। आप रिवॉर्ड दो, बच्चा सीखेगा। प्रेज करो, बच्चा सीखेगा। उनको ग्रेडिंग दो, बच्चा सीखेगा। कंपटीशन कराओ, बच्चा सीखेगा। पनिशमेंट दो, बच्चा जरूर सीखेगा। इंसेंटिव टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंक्लूड रिवॉर्ड, प्रेज, ग्रेडिंग, ग्रेड्स, ग्रेड बांटना, ये फर्स्ट, ये ए ग्रेड में, ये बी ग्रेड में, ऐसा कुछ, कंपटीशन एंड पनिशमेंट। नाउ 39 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, की कोई टीचिंग का प्रिंसिपल है, विच क्रिएट, जो क्रिएट करता है रियल लाइफ लाइक। अब ये रियल लाइफ सिचुएशन वाला है जिसमें अपने कोरिलेट लाइफ की बात करी थी। क्वेश्चन से समझ में आ रहा है, विच क्रिएट रियल लाइफ लाइक सिचुएशंस टू कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड। मतलब वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके अंदर रियल लाइफ की बात की जाती है। तो रियल लाइफ की बात की जाने वाला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ को रिलेशन विद लाइफ। को रिलेशन विद लाइफ, जिसमें लाइफ से को रिलेट किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन कि द 4 एम्स, वो कौन कौन से 4 एम हैं टीचिंग करवाने के, लर्निंग करवाने के इंग्लिश के। वो कौन कौन से 4 एम है आपको पता है। वो प्रपोर्शन की हमने बात करी थी, ऑर्डर की हमने बात करी थी, वो था LSRW। LSRW के अंदर आता है लर्निंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम इस लर्निंग अंडरस्टैंडिंग भी बोलते हैं, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 वो एम है। नाउ 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द इंग्लिश टीचर शुड अडॉप्ट, इंग्लिश टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए। इंग्लिश टीचर को, जो एक इंग्लिश टीचर है, जो इंग्लिश टीचर से मतलब तो अंग्रेज अध्यापक हो गया, आपको यहाँ इंग्लिश टीचर भी मिल सकता है। आपको वैसे विशेष तो मिलना चाहिए ए टीचर ऑफ इंग्लिश। जो ए टीचर ऑफ इंग्लिश होता है या द टीचर ऑफ इंग्लिश होता है, जो अंग्रेजी पढ़ाने वाला जो अध्यापक होता है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। टू रीच हिज गोल, अपने गोल तक पहुंचने के लिए उसे क्या चीज को अपनाना चाहिए, उसको मैनी अप्रोचेज, मैनी अप्रोचेज का मतलब मैनी तरीके मानो आप, उसको बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए अंग्रेजी सिखाने के लिए। अगर आपको बच्चों को इंग्लिश सिखानी है तो भैया आपको बहुत सारे तरीके अपनाने ही होंगे। नाउ 42 नंबर क्वेश्चन, वी नीड टू सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट करने की आवश्यकता है लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल। हमें लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल को सेलेक्ट करने की आवश्यकता है। क्यों सेलेक्ट करने की आवश्यकता है भैया, सेलेक्ट करोगे मैटर को तभी तो आप पढ़ा पाओगे, आसानी से पढ़ा पाओगे। तो वही पॉइंट है कि द टोटल लैंग्वेज मटेरियल कैन नॉट बी टॉट इन ए शॉर्ट टाइम। आप जितना मतलब पूरा का पूरा आप अंग्रेजी भाषा सिखाने जा रहे हैं तो आप एकदम से शॉर्ट टाइम, एक थोड़े से समय के अंदर पूरी चीज नहीं सिखा सकते। आपको पॉइंट्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, आपको सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। इसी में यही बताया जा रहा है सिलेक्शन वाले पॉइंट में, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऐसा ही। नाउ 43 नंबर क्वेश्चन, लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सिलेक्टेड। लैंग्वेज मटेरियल शुड बी सिलेक्ट, लैंग्वेज की जो मटेरियल है उसको सिलेक्ट किया जाना चाहिए। कैसे सिलेक्ट किया जाना चाहिए, आपको किन किन बातों का फोकस करना है जब आप लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एज, हमें एज के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है।
मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है ऑफ द लर्नर। कुल मिलाकर एज, देखो हमने पहले पॉइंट की बात कर ली थी, यहाँ पर देखिए आप, हमने बात करी थी एज कि बच्चों की एज के अकॉर्डिंग आप अपना मैटर चूज करो, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको चूज करो और उनकी क्लास के अकॉर्डिंग उनको आप चूज करो। नाउ 44 ग्रेडेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रेडेशन। ग्रेडेशन में क्या आता है, ग्रेडेशन में प्लेसिंग एन ऑर्डर आता है। द प्लेसिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल इज इन एन ऑर्डर, कि आपने जो मैटर चूज किया है, जो मैटर आपने सिलेक्ट किया है, उस सिलेक्टेड मैटर को, उस लैंग्वेज मटेरियल को आपको ऑर्डर में बांटना है, ऑर्डर में प्लेस करना है। और अगर आपने ऑर्डर में उस सिलेक्टेड मटेरियल को प्लेस कर दिया, रख दिया, जमा दिया, तो वही ग्रेडेशन होता है। और क्या ग्रेडेशन होता है, ग्रेडेशन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ग्रेडेशन के अंदर 2 पॉइंट इंक्लूड होते हैं, सीक्वेंसिंग और ग्रुपिंग हमने पढ़ रखा है, सीक्वेंसिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन इज बेस्ड ऑन। प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन जो है किसके ऊपर बेस करता है, हमने बात करी है ग्रेडेशन जो होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी, प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, हमने ये बात करी थी। प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ फैमिलियरिटी और प्रिंसिपल ऑफ टीचेबिलिटी, किस तरीके से सिंपल वर्ड्स को पढ़ाए, फैमिलियर वर्ड्स को पहले पढ़ाए, टीचेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमें पढ़ाना चाहिए, ये बातें हमने ग्रेडेशन में करी थी। नाउ 47 नंबर का क्वेश्चन, हमें इसमें बताना है कि कौन से पॉइंट की बात की जा रही है। इन टर्म्स फोनेटिक ग्रुपिंग, ग्रामेटिकल ग्रुपिंग, सिमेंटिक ग्रुपिंग, लेक्सिकल ग्रुपिंग, स्ट्रक्चर ग्रुपिंग, ग्रामर ग्रुपिंग, ये जितने ग्रुप वाले पॉइंट थे ये कौन किस प्रिंसिपल में आता है, ग्रेडेशन में आता है। हमने पढ़ा है ग्रेडेशन के अंदर आता है कि ग्रेडेशन के अंदर कौन कौन से 2 पॉइंट आते हैं, एक तो सीक्वेंसिंग और दूसरा ग्रुपिंग, सीक्वेंसिंग और ग्रुपिंग। तो ये सीक्वेंसिंग किस में आता है, ये ग्रुपिंग किस में आता है, ग्रेडेशन में आता है, ऐसा पूछा जा रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन, द स्किल विच शुड बी टेस्टेड आर। अब ये टेस्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। स्किल्स विच शुड बी टेस्टेड, ऐसी कौन सी स्किल्स है जिनका टेस्ट लिया जाना ही चाहिए, तो हमने पढ़ा है LSRW का टेस्ट तो लिया ही जाना चाहिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग का टेस्ट लिया जाना चाहिए। 49 इंपॉर्टेंस शुड बी गिवन टू, मतलब किन किन बातों, किसके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसके ऊपर दिया जाना चाहिए, LSRW के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। मेन बात तो यही है कि LSRW के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए। उसके बाद में ग्रामर, वोकैब, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी आपको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, LSRW, ग्रामर, वोकैब, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, सब उसी में इंक्लूड है, लेकिन ये बात अलग से लिख दी। प्रेजेंटेशन क्या नहीं है, प्रेजेंटेशन इज नॉट as important as selection, that's the important line, presentation is not as important as selection, मतलब presentation इतना important नहीं है जितना selection है। भैया select करोगे वर्ड्स को, फिर उन वर्ड्स को आप ग्रेडिंग करोगे, तब जाकर ही तो presentation करोगे। ऐसे कैसे जाकर पढ़ा दोगे, नहीं पढ़ा पाओगे। जब आपका मैटर ही तैयार नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ाओगे। तो presentation is not important, ग्रेडेशन इज इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट। ग्रेडेशन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे मेन इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ 51 टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग करना जरूरी है, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड, टेस्टिंग जरूरी है इन लैंग्वेज टीचिंग के अंदर। लैंग्वेज टीचिंग के अंदर टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि क्यों जरूरी है, इट इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, ये सिलेबस का पार्ट है। भैया टेस्ट नहीं लोगे तो आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ए पार्ट ऑफ सिलेबस। टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग बिकॉज इट इज ए पार्ट ऑफ द syllabus. Testing is required in language teaching because it is a part of the syllabus. Now the second 52 number question. Listening test are 2 types. Listening test 2 प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा है listening 2 प्रकार के थे। एक तो हमने तब पढ़ा था प्योर listening test और एक हमने पढ़ा था कॉम्प्रीहेंशन लिसनिंग टेस्ट, ऐसा हमने पढ़ा था। तो इन प्योर देखो क्या क्या है, लिसनिंग, कॉम्प्रीहेंशन, ये सारी बातें पढ़ा देता हूँ। लिसनिंग टेस्ट आर 2 टाइप्स, लिसनिंग टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन कौन से होते हैं। इन प्योर लिसनिंग टेस्ट, एक तो होता है प्योर लिसनिंग टेस्ट और दूसरा होता है कौन सा, इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। ये बातें आपको ध्यान रखनी, ये एक्स्ट्रा मैंने जोड़ दिया लिखने के लिए, लेकिन पूछा यही था। लिसनिंग टेस्ट आर 2 टाइप्स, लिसनिंग टेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्योर लिसनिंग टेस्ट और लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। तो प्योर लिसनिंग टेस्ट के अंदर क्या आता है, प्योर लिसनिंग टेस्ट के अंदर कौन कौन सी बातें आती है, तो ये वो बातें आती है, साउंड्स, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर टेस्टेड। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, यहां भी मैं क्वेश्चन बना सकता हूं, साउंड्स,
स्ट्रेस एंड इंटोनेशन आर टेस्टेड, इन विच प्रिंसिपल आर टेस्टेड, तो इन प्योर लिसनिंग टेस्ट में टेस्टेड किए जाते हैं। अगला पॉइंट है इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में क्या होता है, इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में होता है कि द टीचर द स्टूडेंट जस्ट लिसन टू द टीचर, इसमें स्टूडेंट टीचर को सुनता है और आंसर देता है क्वेश्चन का बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। इसमें टीचर क्वेश्चन पूछता है, बच्चा आंसर देता है, यही कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट माना जाता है। लिसनिंग टेस्ट आर टू टाइप, लिसनिंग टेस्ट दो प्रकार के होते हैं, प्योर लिसनिंग टेस्ट और दूसरा होता है इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट। मैं कलर चेंज करके आपको दिखा दूं तो एक तो होता है प्योर लिसनिंग टेस्ट होता है और दूसरा होता है इन लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, ये वाले टेस्ट है। इन प्योर लिसनिंग टेस्ट में आता है साउंड, स्ट्रेस, इंटोनेशन, और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर बच्चा सुनता है टीचर को, टीचर उससे क्वेश्चन पूछता है, बच्चा उसका आंसर देता है। नाउ 50 आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ से बेस्ट करते हैं इसको। तो देखो 53 नंबर का क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड, एक बच्चा जो है लर्न्स सीखता है हिज मदर टंग, ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, एक बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है। ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग, बच्चा अपनी मदर टंग सीखता है। बच्चा अपनी मदर टंग कैसे सीखता है, बाय ए नेचुरल एनवायरनमेंट इन द फैमिली, बच्चा नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू अपनी लैंग्वेज सीखता है। 54 का क्वेश्चन है कि द टीचर शुड प्रोवाइड, टीचर को प्रोवाइड करवाना चाहिए टू लर्न स्टूडेंट ए फॉरेन लैंग्वेज, एक बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या प्रदान किया जाना चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट प्रदान किया जाना चाहिए। टू लर्न, क्वेश्चन है टू लर्न द स्टूडेंट ए फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को टॉक टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम एंड प्लेग्राउंड, ये पहले भी आ चुके हैं, बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। टॉक टू स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चे से क्लास में इंग्लिश में बात करो, प्लेग्राउंड में बात करो, उसको कहो लाइब्रेरी जा बेटा पढ़, ऐसा कुछ है ना, न्यूज़पेपर पढ़, इन सब बातों पे फोकस किया जाना चाहिए। 57 नंबर का क्वेश्चन, टू लर्न द स्टूडेंट ए फॉरेन लैंग्वेज, बच्चे को फॉरेन लैंग्वेज सिखाने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, एनकरेज द स्टूडेंट्स, बच्चों को एनकरेज करो कि वो बातचीत करे टीचर से और अदर स्टूडेंट से इंग्लिश के अंदर। अरेंज ग्रुप डिस्कशन, उनको ग्रुप डिस्कशन करवाओ, ऐसा कुछ। 58 नंबर का क्वेश्चन, वी कैन लर्न ए फॉरेन लैंग्वेज थ्रू, हम फॉरेन लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, हम फॉरेन लैंग्वेज को इमिटेशन से सीख सकते हैं, नकल से सीख सकते हैं, कॉपी से सीख सकते हैं। ए टीचर शुड बी, एक टीचर क्या होता है अपने आप में, अरे भाई टीचर प्रेजेंटेशन करता है और बच्चा प्रेजेंटेशन के समय टीचर को एक मॉडल के रूप में देखता है, गुड मॉडल के रूप में देखता है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, ए टीचर शुड प्रेजेंट, एक टीचर को क्या प्रेजेंट करना चाहिए, गुड मॉडल्स ऑफ स्पीच, कि टीचर स्पीच अच्छा करे। टेप और डिस्क रिकॉर्डिंग उनको प्रदान की जानी चाहिए, बच्चों को टेप सुनाना चाहिए, उस डिस्क की रिकॉर्डिंग सुनानी चाहिए, ऐसा सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीचर्स शुड बी करेक्ट, टीचर का क्या सही होना चाहिए, टीचर का प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, टीचर की ग्रामर सही होना चाहिए, टीचर का प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, टीचर का सिलेक्शन सही होना चाहिए, ग्रेडेशन सही होना चाहिए, उसका ऑर्डर, उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग वगैरह सब सही होना, टीचर की हर एक चीज़ सही होनी चाहिए, विशेष प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर। वो 4 ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपका क्या ऑप्शन आता है, आगे देखेंगे 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी। द स्टूडेंट मेक गुड रेस्पॉन्स बाई, द स्टूडेंट मेक गुड रेस्पॉन्स, एक स्टूडेंट है ना अच्छा रेस्पॉन्स करता है किसके द्वारा, हियरिंग गुड मॉडल, बच्चा जैसे सुनेगा बच्चा वैसे ही बोलेगा, जैसा जितना अच्छा वो सुनेगा उतना अच्छा वो बोलेगा, जितना गंदा जितना बेकार वो सुनेगा उतना बेकार ही वो बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है। नाउ 63 कि फर्स्ट इन द आर्ट ऑफ लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, जो लर्निंग ए लैंग्वेज, जो फॉरेन लैंग्वेज सीखने में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कला होती है, सबसे मेन पॉइंट आता है, वो क्या होता है, वो स्पीच है। स्पीच कम्स फर्स्ट, भाषण सबसे पहले आता है इन द आर्ट ऑफ लर्निंग। अगर आपको लर्निंग की आर्ट करनी है, आपको आर्ट में लर्निंग करनी है, सीखनी है, तो भैया स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 64 लैंग्वेज कैन बी लर्न एक्यूरेटली थ्रू, लैंग्वेज कैसे एक्यूरेटली सीखी जा सकती है, एनकरेज से सीखी जाती सकती है, सबसे सीखी जा सकती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इमिटेशन है, बच्चा इमिटेट करता है, मॉडल को देखता है, इमिटेट करता है, इमिटेशन करता है, ठीक है। और बच्चा जैसे टीचर उस प्रेजेंट करेगा अपने आप को, बच्चा उसको कॉपी करेगा, उसको इमिटेट करेगा, उसको कॉपी करके सीखेगा। 65 अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल लर्नर्स जो होते हैं फॉलो करते हैं द साउंड, लर्नर क्या करते हैं, साउंड को फॉलो करते हैं, उनकी लैंग्वेज मटेरियल को फॉलो करते हैं, और टीचर एंड इवन क्लासमेट्स भी उनको फॉलो करते हैं। वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन होता है, मतलब टीचर अपने आप को प्रेजेंट करेगा तो बच्चा उसकी नकल करेगा, उसको इमिटेट करके सीखेगा। 66 द टीचर शुड रिक्तिस्तान द स्टूडेंट्स टू रीड राइट इंग्लिश, कि टीचर को ऐसा क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट रीड करे, स्टूडेंट राइट करे इंग्लिश, उसको मोटिवेट करना चाहिए, बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है मोटिवेट कैन बी डन थ्रू द टेक्निक्स ऑफ। मोटिवेशन कैसे दिया जा सकता है? मोटिवेशन, ये इंसेंटिव मोटिवेशन हमने पढ़ा था, इंसेंटिव वही है रिवॉर्ड करके, है ना। रिवॉर्ड के बाद में हमने उस टाइम पे पढ़ा था, मैं इनको एक एक पॉइंट के अलग अलग ना करके एक एक जगह लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था उस टाइम पर ये प्रेज करके, फिर हमने पढ़ा था प्रेज करके भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ग्रेड्स देकर हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और हमने पढ़ा था उस समय कंपटीशन करवा के बच्चों को हम मोटिवेट कर सकते हैं। इसके साथ में हमने पढ़ा था पनिशमेंट देकर भी हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी कि मोटिवेशन, ये कौन सा मोटिवेशन है? ये इंसेंटिव मोटिवेशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ 68 नंबर कि इफ अ स्टूडेंट इज, अगर एक विद्यार्थी इज बाय ए टीचर, अगर एक स्टूडेंट टीचर के द्वारा क्या किया जाए कि वो लर्न करे इंग्लिश को, और ही कैन लर्न द लैंग्वेज हिमसेल्फ, और खुद भी सीखे, टीचर के द्वारा भी सीखे। अगर टीचर उसको मोटिवेट करेगा तो बच्चा खुद भी सीखेगा और टीचर के द्वारा भी सीखा हुआ सीखेगा। 69 सम टेक्निक्स कैन बी यूज टू मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश दे आर। वो कौन कौन सी टेक्निक्स है, हमने पहले बात कर ली थी। वो टेक्निक्स है, कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स है जिसके द्वारा बच्चा सीख सकता है? तो वो टेक्निक्स है अराउजिंग टेक्निक्स, एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स और इंसेंटिव टेक्निक्स। हमने पढ़ी थी इंसेंटिव के अंदर तो हमने अभी पढ़ा क्या नाम, बच्चे की प्रेज की जाए, उसको ग्रेड दिया जाए, उसको पनिशमेंट दिया जाए, उसको एनकरेज किया जाए, इससे इंसेंटिव होता है। फिर एक्सपेक्टेंसी कौन सी होती है, अराउजिंग कौन सी होती है। हम अभी 70 क्वेश्चन ही करेंगे। अगला क्वेश्चन मतलब 70 के आगे जो प्लस करेंगे वो आगे हम लेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा बन रहा है। तो देखते हैं, अगला वीडियो जल्दी ही बनाएंगे अपन। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि विच टेक्निक्स विल अराउज स्टूडेंट स्लीपीनेस। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे बच्चा स्लीपनेस, निद्रा से जाग जाता है, एंजाइटी, पीड़ा, चिंताओं से निकल जाता है, फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज्यादा उसको तकलीफें होती है, उससे वो निकल जाता है, एंड क्रिएट एन इंटरेस्ट, और एक इंटरेस्ट क्रिएट कर लेता है अंग्रेजी सीखने के लिए। वो होता है अराउजिंग टेक्निक। अराउजिंग टेक्निक के माध्यम से बच्चा सीख सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। जो कोई भी इस वीडियो को अभी देख रहा है, प्लीज़ कमेंट करो, अच्छा कमेंट करो। गंदा कमेंट करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए अच्छा कमेंट करो जिससे मोटिवेशन मिलेगी। और मैं आगे ही अगला जो इसका वीडियो आएगा, पार्ट 4 आएगा, उस पर हम बात करेंगे। अभी हमने 70 क्वेश्चन करे हैं, हमें 200 प्लस क्वेश्चन करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।